हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आपका रहने वाला है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमने कल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लिया था, उसमें एक लाइन थी पॉलीप्लॉइडी वाली जो रह गई थी। तो मैं सबसे पहले कल के लेक्चर का रिवीजन दूंगा, उसके बाद वो पॉलीप्लॉइडी वाली चीज खत्म करूंगा, फिर आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आज सारे डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे, बट एक डिसऑर्डर रह जाएगा, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया और म्यूटेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक थर्सडे को पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप अगर म्यूटेशन वाला पैराग्राफ देखेंगे एनसीईआरटी में, तो वहां म्यूटेशन में सिकल सेल अनीमिया मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको डायरेक्ट म्यूटेशन पढ़ाता तो हो सकता है आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिकल सेल अनीमिया पहले पढ़ाऊंगा, फिर आपको म्यूटेशन में लेके जाऊंगा। और समझ संसार की और जगत की भलाई भी शायद इसी में थी। और मुझे आपसे क्या कहना था, हाँ, और मुझे आपसे कहना था कि कल आपको लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 इनके आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे। और बोर्ड में कैसे लिखना है उसकी भी आपके पास एक 21 मिनट की वीडियो आएगी, वो भी आपको कल मिल जाएगी। और मुझे आपसे क्या कहना था, हाँ, और तो मुझे भी आपसे कुछ कहना नहीं था, बाद में कहूंगा, इतना ही मुझे आपको कहना था। तो बच्चों, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हर टॉपिक किसी ना किसी टॉपिक के साथ लिंक होता है। तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर आपको थर्सडे की क्लास में म्यूटेशन पढ़ाएंगे और पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाएंगे, और फ्राइडे को हम लोग लिंकेज करेंगे। तो ये मुझे आपको बताना था। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, आने वाले, नहीं अभी नहीं बता रहा, चलो भाई जल्दी से सभी लोग परमिशन दे दीजिए, जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए और हम खेल को शुरू करते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फटाक से चैट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से यस लिख दीजिए। जल्दी से बाढ़ आनी चाहिए यस सर की, फटाफट जल्दी से। टाइम टेबल भी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, टाइम टेबल भी पाइपलाइन में है। टाइम टेबल की भी वीडियो दूंगा, टाइम टेबल की भी वीडियो दूंगा। अब वनवास खत्म होगा, फाइनली टाइम टेबल की वीडियो आपके पास आएगी आएगी। ठीक है भाई, यस सर आ गया है, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आ जाओ, सारे आ जाओ, सब आ जाओ, सारे आ जाओ। बच्चों, कल मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा रहा था, ठीक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का नंबर सेल में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। इसका रीजन होता है एन्यूप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इसका जो रीजन होता है वो होता है नॉन डिसजंक्शन, वो होता है नॉन डिसजंक्शन। अगर मेरे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो लोचा हुआ होगा वो मेरे पेरेंट्स के गैमेट में हुआ होगा। मतलब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुए होंगे, या तो वो दोनों ही एबनॉर्मल होंगे, या फिर उनमें से कोई एक एबनॉर्मल होगा, या फिर उनमें से मान लीजिए किसी एक गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कम है, दूसरे में क्रोमोसोम का नंबर सही है। और ये किसी भी सेक्स में हो सकता है। मान लीजिए मेल n-1 है और फीमेल n है, तब भी 2n-1 कंडीशन आएगी, या फिर फीमेल n-1 है और मेल n है, तब भी 2n-1 कंडीशन आएगी। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरी चीज, एन्यूप्लॉइडी का पहला टाइप था हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, हाइपोप्लॉइडी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अरे दीवाने,
अभी से लगा हुआ है चैट में। अभी चैट मत कर, अभी समझ ले मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर चैट चल रही है। अभी चैट मत कर, संडे को मैं चैट बॉक्स में आऊंगा तुम्हारे ऐप में, वहां बैठ के हम चैट करेंगे। तुम मुझसे भी पूछना कि सर आपने क्या खाया, मेरी भी इंस्टा आईडी तुम मुझसे मांगना, मैं अपनी इंस्टा आईडी भी शेयर करूंगा, अपना फोन नंबर भी शेयर करूंगा। मुझसे भी पूछना मैं कहां से हूं, मैं कैसा हूं। अभी नहीं बेटा, संडे को मैं आ रहा हूं ना, हम सब मिलकर चैट करेंगे। अभी नहीं बेटा, अभी चैट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, यहां पे समझिए। दीवाने यहां समझ, क्या करता रहता है पूरे दिन। देख, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, मान लीजिए मेल गैमेट n है, नॉर्मल है, फीमेल गैमेट एबनॉर्मल है n-1। ये कंडीशन उल्टी भी हो सकती थी। मान लीजिए मेल गैमेट n-1 है, फीमेल गैमेट n है, उस टाइम भी कंडीशन 2n-1 होगी। 46 में से एक क्रोमोसोम कम हो गया, 45। लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, इसको आप कहते हैं मोनोजोमी, इसको आप कहते हैं मोनोजोमी। तो अगर मेरे शरीर में 46 क्रोमोसोम है और मैं मोनोजोमी का शिकार हूं, तो मेरे अंदर 45 क्रोमोसोम होंगे। अगर मेरे शरीर में 2 क्रोमोसोम कम है, 46 की जगह 44 है, इसका मतलब इसको बोलते हैं नल्लीजोमी। ये तभी हुआ होगा जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एबनॉर्मल रहे होंगे। मेल गैमेट में भी एक क्रोमोसोम कम मिलेगा नॉर्मल से, फीमेल में भी एक कम मिलेगा, तभी मेरे शरीर में 44 क्रोमोसोम आए होंगे। ये देख लीजिए, 2 पेयर मतलब टोटल 4 क्रोमोसोम। मोनोजोमी, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हटा दिया तो 2n कितना आया, 4-1 कितना आया, 3, एक क्रोमोसोम का लॉस। यहां पर एक पेयर ही हटा दिया, 2 क्रोमोसोम हटा दिया तो 4 की जगह कितना आ गया आपका 2। दूसरा है गेन ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा है गेन ऑफ क्रोमोसोम। गेन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी, नॉर्मल मेल गैमेट है n, एबनॉर्मल फीमेल गैमेट है n+1। एक बात बोल रहा हूं, एकदम सीरियस होके बोल रहा हूं, मेरे शब्द हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, नोट कर लेना। कल आपके ऐप में एक तो बोर्ड वाला लेक्चर का कैसे करना है, बोर्ड में लिखना है वो, और टाइम टेबल, इन दोनों की वीडियो आएगी। मैं कसम खा रहा हूं, ये मेरे शब्द हैं। इतना डिले हुआ बट अब नहीं होगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। गेन ऑफ क्रोमोसोम, नॉर्मल मेल गैमेट n, एबनॉर्मल फीमेल गैमेट n+1। इसका उल्टा भी हो सकता था, यहां n+1 हो सकता था, यहां n हो सकता था। तो 2n+1 कंडीशन, शरीर में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, आपका 47 हो गया, जिसको मैं बोल रहा हूं ट्राइजोमी। इफ बॉडी कंटेन 46, और अगर ट्राइजोमी हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 47। अगर शरीर में 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों एबनॉर्मल रहे होंगे, दोनों गैमेट एबनॉर्मल रहे होंगे, और क्रोमोसोम की संख्या हो गई होगी आपकी 48। तो इसको आप बोलते हैं टेट्राजोमी। देखिए यहां पर, यहां एक पेयर में 2 थे, यहां पर आपके कितने हो गए, 3 हो गए। यहां आपके कितने हो गए, इसमें 2 की जगह कितने हो गए, 4। तो बच्चों 4 क्रोमोसोम की जगह कितने हो गए, 6। इसको बोलते हैं टेट्राजोमी। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसकी बात बाद में करेंगे। डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। कितना बढ़ गया, 1। तो क्या हुई, ट्राइजोमी। कौन से क्रोमोसोम पे बढ़ा, मेरे शरीर में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो अगर मैं नॉर्मल बंदा हूं तो मेरे शरीर में जो 21 नंबर के क्रोमोसोम होंगे, जो 21 नंबर का पेयर होगा, उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे। अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो वहां 2 की जगह 3 होंगे, मतलब 21वें क्रोमोसोम की हो गई है ट्राइजोमी। 21वें की हो गई है ट्राइजोमी। 21वें में 2 की जगह आ गए हैं 3, तो शरीर में 46 की जगह हो गया 47। और 1 से लेके 22 क्रोमोसोम तक, 1 से लेके 22 पेयर तक, मतलब टोटल 1 से लेके 44 क्रोमोसोम तक, 1 से लेके 22 क्रोमोसोम के पेयर तक, मतलब एक क्रोमोसोम से 44 क्रोमोसोम तक आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। तो 1 से 44 के बीच में ही आता होगा 21 भी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सब किसके बीच में आते हैं, 1 से लेके 44 के बीच में आते हैं। इसका मतलब ये ऑटोसोमल ट्राइजोमी है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल ट्राइजोमी है।
क्या ये डाउन सिंड्रोम है? नहीं, ये तो नॉर्मल बेबी, नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये ट्राइसोमी है। यहां देखिए 2A की जगह एक एक्स्ट्रा A लिखा है, मतलब ये आपकी डाउन सिंड्रोम है। अब आप देखिए एग कैसा है आपका? एबनॉर्मल है। स्पर्म कैसा है आपका? नॉर्मल है। तो स्पर्म, देखिए मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, यह केस उल्टा भी हो सकता था। यहां एग N हो सकता था, स्पर्म N+1 भी हो सकता था। डाउन सिंड्रोम आपका मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। यहां जरूरी नहीं है कि एग N+1 हो, एग यहां N हो सकता था, स्पर्म यहां N+1 हो सकता था। कंडीशन आ गई 47। नॉर्मल पर्सन के एग में, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल फीमेल है, यहां से एग में आएगा A+X, यहां से आएगा A+X, ट्रिपल A+XX। तो ये क्या है? ये डाउन सिंड्रोम है। तो यहां से इसके एग में ये देखिए ऑटोजोम, यहां पर हैप्लॉइड आना चाहिए था, यहां 2 कैपिटल A आ गए हैं। तो ये एबनॉर्मल एग है और ये आपका नॉर्मल एग है। उसके बाद आपका था, ये छोटू है, ठीक है। यहां देखिए, इफ फीमेल इज अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम, मतलब ट्रिपल A+XX। नॉर्मल फीमेल क्या होनी चाहिए थी? डबल A+XX, बट डाउन सिंड्रोम है फीमेल को, तो मैंने ट्रिपल A+XX, और मेल को मैंने लिया AA+XY। मेल कैसा है? नॉर्मल। तो जब इससे एग बनेगा तो 2A एक में आ गए +X, मतलब ये वाला एग एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल एग है, नॉर्मल स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म है। इसने इसके साथ किया तो ये आया, इसने इसके साथ किया तो ये आया, इसने इसके साथ ये और ये। तो आप देखिए ये जो 2 बेबी हैं, ये जो हैं इनको डाउन सिंड्रोम है 2/4 × 100, तो आपका आ गया 50%। 50% ये इसके सिम्टम्स थे जो आप याद करेंगे। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 1, टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया? 47। इसका मतलब मोनोसोमी हुई या ट्राइसोमी हुई? ट्राइसोमी हुई। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा शरीर में? एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। शरीर में एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, शरीर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, शरीर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। तो ये एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये एलोसोमल ट्राइसोमी है, ठीक है। नॉर्मल फीमेल के ये एग है, ये नॉर्मल मेल के एग है। एबनॉर्मल एग, एबनॉर्मल एग, तो एबनॉर्मल एग XX, नॉर्मल स्पर्म 22+Y। अब एक कल पूछ रहा था कि सर अगर यहां पर आपका मतलब एबनॉर्मल एग में आपका क्या आया? XX आया, नॉर्मल स्पर्म में क्या आया? 22+Y आया। अब एक पूछ रहा था कि सर अगर नॉर्मल स्पर्म में X आ जाए, नॉर्मल स्पर्म में X आ जाए, मतलब 22+X हो, अगर वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपका बनेगा 44+XXX, 44+XXX। अगर यहां पर 22+X होता स्पर्म में, तो ये इसके साथ क्या बनाता? वो बनाता 44+XXX। 44+XXX बोलते हैं सुपर फीमेल को, सुपर फीमेल को, इसी को बोलते हैं पॉली एक्स सिंड्रोम। बट ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया गया। आपको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ाना था, इसलिए मैंने यहां नॉर्मल स्पर्म को 22+Y लिया। मैंने नॉर्मल स्पर्म को अगर 22+X लेता तो फिर यहां कंडीशन आती 44+XXX। इस सिंड्रोम को बोलते हैं सुपर फीमेल, इसको बोलते हैं पॉली एक्स सिंड्रोम। सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बताया गया। नॉर्मल एग 22+X, एबनॉर्मल स्पर्म 22+XY, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो आपको समझ में आ गया होगा, 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 ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये इसके सिम्टम्स थे। मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। फेमिनिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया किसका सिम्टम्स है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम्स है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम्स है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल और एलोसोमल ट्राइसोमी है। आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, N-1 N+1 आपको समझाने के लिए बताए। आप सिर्फ इन सिंड्रोम के NCERT से सिम्टम्स याद करो और इनका रिप्रेजेंटेशन याद करो, जैसे 44+XXY, इतना याद करो। पूरा कोई आपसे नॉन डिसजंक्शन ऐसे नहीं पूछेगा। आप बात समझ में आई? बट समझाना तो पड़ता ही है ना। टर्नर सिंड्रोम देखिए,
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी या ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम कम हुआ तो क्या हुआ, मोनोसोमी, ऑटोसोमल, एलोसोमल, एलोसोमल, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 45। कहां मिलती है, फीमेल के अंदर मिलती है, ठीक है। कैरियोटाइप क्या होगा भाई, 45 क्रोमोसोम दिखाने हैं, 44 प्लस 45 0, टोटल कितना हो गया 45, या फिर लिखा होगा शरीर में क्रोमोसोम है 45 कॉमा XO, 45 प्लस एक्स 0 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने पे 46 आ जाएगा, 46 तो नॉर्मल क्रोमोसोम का काउंट होता है, 45 कॉमा X0 मतलब शरीर में 45 क्रोमोसोम है और रिप्रेजेंटेशन है X0, स्टेराइल फीमेल। इसमें भी बच्चा पूछ रहा था कि सर एबनॉर्मल एग को 22 प्लस 0 लिया, नॉर्मल स्पर्म को 22 प्लस वाई ले लो तो क्या होगा, अगर नॉर्मल स्पर्म को 22 प्लस वाई लिया तो यहां बनेगा 44 प्लस वाई ओ, तो ये जो जाइगोट है ये वाइबल नहीं होता, इससे आगे बच्चा डेवलप नहीं होता, इसलिए यहां कंडीशन XO बताई गई है, XO बताई गई है, इसलिए ये फीमेल के केस में होता है, ये फीमेल के केस में होता है। अगर आप यहां Y बना लेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो 44 प्लस वाई होगा, वो 44 प्लस वाई ओ होगा, और वो जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए यहां पर आपका ये फीमेल में मिलता है 44 प्लस X0। नॉर्मल एग, नॉर्मल एग, अब एग नॉर्मल है 22 प्लस एक्स, एबनॉर्मल स्पर्म 22 प्लस 0 44 प्लस X0 45। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप जल्दी से सभी लोग यस सर लिख दीजिए और अगली क्लास के लिए परमिशन दे दीजिए। पूरा रिवीजन करा दिया अच्छे से, जो भी सवाल आपके दिमाग में आए होंगे वो पूरे हो गए हैं, और ऐप में जिन्होंने क्वेश्चन डाले थे, जिनके 6 कॉमन डाउट तक हैं, 5 कॉमन डाउट तक हैं, उन सब के मैंने वॉइस नोट में रिप्लाई कर दिए थे। तो अब आप जल्दी से सब लोग यस सर लिख दीजिए। वो पता है क्या था जो मैं बोलते बोलते रुक गया था, कि मैंने कहा और भी एक चीज है, चलो बाद में बताऊंगा, वो ये था, वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, नहीं तो तुम मुझे परेशान करना शुरू कर दोगे। मैं प्लान कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का वन शॉट बनाने की, एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन इसका वन शॉट मुझे 1.5 या 2 घंटे में नहीं बनाना, 1.5 या 2 घंटे बनाना हो तो आज रात में बना के दे दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। एक ऐसा वन शॉट बनाना है जिसका ड्यूरेशन करीब आपका आ, जिसका ड्यूरेशन करीब 6 घंटे का हो, और उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने आपको जेनेटिक्स में कराए हैं, डीपीपी में कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी उसके अंदर डिस्कस हों, मतलब वो कहने को वन शॉट होगा लेकिन वो फुल डिटेल में होगा। तो इस तरीके का वन शॉट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी होती है, ये कोई काम 4-5 या 1 दिन में नहीं होता है, बहुत प्लानिंग करनी होती है। ये मेरा अगला टास्क है। रिवीजन लेक्चर तो मैं आपको देता रहूँगा, रिवीजन लेक्चर तो आपको मिलते रहेंगे 15-15 मिनट के, वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अब मैं वन शॉट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वन शॉट पर मैंने आज तक कभी भी वन शॉट नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए, सिर्फ उम्मीद लेक्चर में दिए थे, क्योंकि वो वन शॉट पढ़ाना होता है। तो जो भी वन शॉट दिए आप देख सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मॉर्फोलॉजी या सेल साइकिल का फुल डिटेल में दिया, लेकिन कम समय में दिया। तो वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1.5 या 2 घंटे के अंदर लेक्चर को खत्म कर दिया। वन शॉट बहुत एक इंटेंस एक रिसर्च मांगता है कि आपने जो पढ़ाया उसी चीज को आप फुल सेम एज इट इज कैसे डिलीवर करोगे। तो ये मेरा आने वाले पाइपलाइन में मैंने ये चीज डाल दी है, ठीक है। बोर्ड वाली वीडियो, टाइम टेबल वाली वीडियो, ये तो आपको कल ही मिल जाएगी। रिवीजन आपको 4 लेक्चर के कल मिल जाएंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये चीजें तो चलती रहेंगी। अगला जो मेजर मेरे दिमाग में चल रहा है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट देना, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चल रहा है, जो ट्रेंड करेगा, वो करेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इस पे मुझे काम करना है और मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के खत्म होने से पहले मैं आपको इसका वन शॉट दे दूंगा, ठीक। चलो भाई,
बहुत आज मैंने तुमसे बातें भी कर ली, मन हो रहा था बात करने का, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको एन्यूप्लॉइडी पढ़ा दिया। एन्यूप्लॉइडी के अंदर मैंने आपको हाइपोप्लॉइडी पढ़ाया और मैंने आपको हाइपरप्लॉइडी पढ़ाया। दो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। तो दो लोग होते हैं, एक भाई होता है, एक बहन होती है। भाई का नाम है एन्यूप्लॉइडी और बहन का नाम है यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर आपके क्या आए थे? एन्यूप्लॉइडी के अंदर आपके मोनोजोमी, नल्लीजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, ये सब एन्यूप्लॉइडी में आते हैं। अब मैं आपको यूप्लॉइडी समझाऊंगा। यूप्लॉइडी के टाइप्स होते हैं हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ये समझाऊंगा और फिर दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए यूप्लॉइडी, ठीक है। एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। यूप्लॉइडी दो टाइप का है, हैप्लॉइडी और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। अब इस बात को समझना कि ये क्या चीज होती है। मान लीजिए पॉलीप्लॉइडी में किताब में लिखा है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप इसको समझिएगा कि ये आपका क्या होता है। मैंने यहां पर आपका एक गोला बना दिया, ये आपका एक गोला बना दिया, ठीक, ये आपका एक गोला बना दिया। उसके बाद यहां पर आपका एक और गोला बना दिया और यहां पर आपका एक और गोला बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने आपकी इस स्टेज को लिख दिया मेटाफेस, इसको मैंने लिख दिया मेटाफेस। इस गोले को मैंने लिख दिया एनाफेस और इस स्टेज को मैंने लिख दिया आपका टीलोफेस, इसको मैंने लिख दिया टीलोफेस। मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब मैं इनके अंदर आपका क्रोमोसोम बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस लाइन का मतलब समझाऊंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इसके अंदर आपके बना दिए क्रोमोसोम। इसका मतलब मैं जो यहां पर दिखाने जा रहा हूं, यहां मैंने आपके दो क्रोमोसोम बना दिए। मतलब ये मैं आपको माइटोसिस में बता रहा हूं। किस में बता रहा हूं? माइटोसिस में बता रहा हूं। ये माइटोसिस का मेटाफेज है। माइटोसिस के जो एनाफेज होता है, माइटोसिस का जो एनाफेज होता है अरे एक दूसरे के बर्थडे पूछ रहे हो, अरे दीवाने, यहां देख, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई, इस क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई, तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए, बिल्कुल सही है। अब इसकी भी स्प्लिटिंग हो गई, तो यहां पर भी एक से कितने बन गए? दो बन गए। तो मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम है? मेटाफेज के अंदर दो क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड है। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड है। एनाफेज के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? एनाफेज के अंदर 4 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के अंदर आपका एक क्रोमैटिड है। अब टीलोफेज में क्या होना था? टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस होना था, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ आफ्टर टीलोफेज, क्योंकि टीलोफेज में ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, टीलोफेज में ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, दो सेल नहीं बनी, दो सेल नहीं बनी। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो यहां पर सेल वॉल बनती, सेल वॉल बनती तो एक सेल से दो सेल बनती। बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, दो सेल फॉर्म्ड नहीं हुई, आपकी एक ही सेल फॉर्म्ड हुई और उस सेल के अंदर आपका जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या एक से कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहां पर भी आपके कितने क्रोमोसोम हैं? आपके 4 क्रोमोसोम हैं, क्योंकि यहां पर दो सेल फॉर्म्ड नहीं हुई। दो सेल फॉर्म्ड क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां टीलोफेज स्टेज में
आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसकी वजह से आपके क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम डबल हो गए, 2 से कितने हो गए, 4 हो गए। इस चीज को आप बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, इसको आप बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। एक लिख रहा है हैप्पी बर्थडे सर, मेरा हैप्पी बर्थडे आता है 13 दिसंबर को। देखो भाई, विश कर देना उस दिन क्लास में। इंक्रीज इन क्रोमोसोम 2 से हो गए 4, तो इसको आप बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए, यस लिखिए, आप यस लिखिए। तो ये हमने पढ़ा आपका पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। ये मैं यहां से टाइप्स को हटा ही देता हूं, टाइप्स में मैं आपको पॉलीप्लॉइड ही पढ़ा रहा हूं। तो पहले मैंने पॉलीप्लॉइड आपको यहां से शुरू कर दिया, इस स्लाइड से मैंने आपको शुरू किया। ये आपका पहला टाइप है पॉलीप्लॉइड और दूसरा टाइप है हैप्लॉइड। तो इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, कंफ्यूज नहीं होना। यूप्लॉइडी की डेफिनेशन है, इसका मतलब समझाऊंगा। अभी मैंने इसका मतलब समझाया। यूप्लॉइडी का पहला टाइप है पॉलीप्लॉइड, यहां समझाया, इसके बाद यहां समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर पॉलीप्लॉइड कंटिन्यू, पॉलीप्लॉइड कंटिन्यू, यहां मैं लिख देता हूं पॉलीप्लॉइड कंटिन्यू। अब इसका मतलब समझिएगा कि पॉलीप्लॉइड, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। मान लीजिए एक सेल है 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10। अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाना है, 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 5। तो इसमें जो क्रोमोसोम बढ़ेंगे एक बारी में 1, 2 या 3 नहीं बढ़ेंगे, एक बारी में सीधा 5 बढ़ेंगे। मतलब यहां क्रोमोसोम जो होते हैं, यहां पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंक्रीज होते हैं इन सेट, क्रोमोसोम सेट में बढ़ते हैं। अगर 2n इज इक्वल टू 10 है तो यहां एक बारी में 5 बढ़ेंगे, क्योंकि इसका n क्या हुआ, 5 हुआ। तो अगर यहां पर मैं पॉलीप्लॉइड बढ़ाऊंगा तो 3n क्या होगा, 3n आपका होगा 15। और इस पॉलीप्लॉइड को आप बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, इसको आप बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। और अगर मैं बढ़ाऊंगा, और मैं बढ़ाऊंगा तो कितने बढ़ेंगे, फिर 5 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, कितने बढ़ेंगे, 20। इसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड, इसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड। और बढ़ाऊंगा, और बढ़ा, और बढ़ा, तो आप इसको बोलेंगे पेंटाप्लॉइड। और बढ़ा, और बढ़ा, आप इसको बोलेंगे हेक्साप्लॉइड। तो बच्चों यहां क्रोमोसोम सेट में बढ़ेंगे, क्रोमोसोम सेट में बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम हैं 2n इज इक्वल टू 46, तो n कितना हुआ, n हुआ 23। तो यहां 1, 2 या 3 नहीं बढ़ेंगे, यहां जो बढ़ेंगे सेट में बढ़ेंगे। तो 46 प्लस 23 कितना हो गया, ये आपका हो गया 69। तो 2n प्लस 3n, तो यहां पर जो आपके बढ़ेंगे वो सेट में बढ़ेंगे, आपके जो बढ़ेंगे वो सेट में बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट।
एक दो का खेल नहीं है। एक बढ़ाया ट्राइसोमी, दो बढ़ाया टेट्रासोमी, एक घटाया नहीं, यहां जो बढ़ेंगे सेट में बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कहीं पर, मैं आपको बोलता हूं कि 2n है 20, 2n है आपका 20, तो बताओ एक बारी में कितने बढ़ेंगे? एक बारी में कितने बढ़ेंगे बताओ? अगर 2n आपका 20 है तो एक बारी में कितने बढ़ेंगे? एक बारी में कितने बढ़ेंगे? एक बारी में बताओ कितने बढ़ेंगे? एक बारी में 10 बढ़ेंगे। तो आपका यहां पर जो 3n होगा वो आपका होगा 30, वो आपका होगा 30। तो ये आपका हो गया यहां पर ट्रिप्लॉइड। समझ में आया? तो सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, इसका मतलब समझ में आ गया। एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट। ये चीज एन्यूप्लॉइडी में नहीं होती। तो एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द मल्टीपल ऑफ, इज नॉट द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट। अगर इसका उल्टा होगा तो वो एन्यूप्लॉइड होगा। अगर इसका उल्टा होगा तो एन्यूप्लॉइड की डेफिनेशन क्या होगी? एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट, उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड क्योंकि एन्यूप्लॉइड में एक या दो बढ़ते हैं, वहां सेट में नहीं बढ़ते, यहां पर सेट में बढ़ते हैं। तो अगर ये एन्यूप्लॉइड होता तो यहां नॉट लिखा होता, यहां नॉट लिखा होता, बट ये यूप्लॉइड है। यहां तक समझ में आया? तो सभी लोग यस सर लिखिए, जल्दी से यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो सभी लोग यस सर लिखिए, फटाफट यस सर लिखिए, जल्दी से यस सर लिखिए, जल्दी से यस सर लिखिए। अगर यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। इसको कैसे लिखें? पहले ये लिख, यूप्लॉइडी का पहला टाइप पॉलीप्लॉइडी। पहले बेटा ये लिख, उसके बाद बेटा ये लिख। पहले ये लिख, इसके बाद बेटा ये लिख। अब सुनिएगा, फिर किताब में एक लाइन लिखी है, ऑफन सीन इन प्लांट। ऑफन सीन इन प्लांट मतलब ये कॉमनली प्लांट के अंदर मिलता है। कॉमनली ज्यादा कॉमन किसके अंदर है? प्लांट के अंदर। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, जहां कहीं पर भी क्रोमोसोम की संख्या ऑड है, यहां पर और यहां पर क्रोमोसोम की संख्या कैसी है? ऑड है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, जहां ऑड है वो लोग स्टेराइल होते हैं, वो लोग स्टेराइल होते हैं। मतलब ये वाली जो कंडीशन होती है स्टेराइल होती है, ये वाला जो कंडीशन होगा ये भी स्टेराइल होगा। रीजन बता देता हूं पर ज्यादा जोर मत डालिएगा। यहां पर क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है, जब आप 11th क्लास पढ़े होंगे वहां पर मियोसिस में जाइगोटीन पढ़े होंगे और जाइगोटीन में सिनेप्सिस पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो यहां 14 क्रोमोसोम में तो पेयरिंग हो जाएगी, एक क्रोमोसोम अकेला बचेगा। यहां 24 क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाएगी, एक क्रोमोसोम अकेला बचेगा। तो यहां पर पेयरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। यहां पर 7 पेयर मिल जाएंगे, 14 क्रोमोसोम पेयर में आ जाएंगे, बट एक क्रोमोसोम अकेला बचेगा। यहां पर आपके 12 क्रोमोसोम पेयर में, 12 की पेयरिंग हो जाएगी, 24 क्रोमोसोम पेयर में आ जाएंगे, एक क्रोमोसोम अकेला बचेगा। यहां पेयरिंग सही तरीके से नहीं हो पाती, ये रीजन है, बट आपको नहीं जानना, आपको नहीं जानना। आप अभी दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा, आप इतना याद रखिएगा, पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्टेराइल। पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेराइल। पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टेराइल। तो आप बस ये याद रखिएगा, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है? अरे कैसा होता है?
स्टेराइल होता है। तो अगर प्लांट में ये ज्यादा कॉमन क्यों है? अगर प्लांट के अंदर स्टेरिलिटी आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, वो राइजोम के थ्रू कर सकता है, रनर के थ्रू कर सकता है, वो सकर के थ्रू कर सकता है, वो स्टोलन के थ्रू कर सकता है, वो बल्ब के थ्रू कर सकता है, वहां पर ट्यूबर है। प्लांट के अंदर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बट एनिमल तो डिपेंड ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर है। एनिमल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है। अगर एनिमल में ये चीज कॉमनली हो जाती तो एनिमल तो स्टेराइल हो जाते। इसलिए ये चीज ज्यादा कॉमन प्लांट में मिलती है, क्योंकि अगर प्लांट में स्टेरिलिटी आई तो वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी ऑप्शन है। इसलिए किताब में लिखा है ऑफन सीन इन प्लांट। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टाइल, ऑफन सीन इन प्लांट, ऑफन सीन इन प्लांट। तो जो स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल मतलब हो गया इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो अगर पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर आपके प्लांट में मिलेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट में आपको ऑल्सो क्या मिल जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका प्लांट के अंदर मिल जाएगा। तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोडक्शन कर सकता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। बट एनिमल के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो भाई वो तो स्टेराइल ही हो गया, वहां वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है। इसलिए ये मोर कॉमन आपका कहां मिलेगा? प्लांट के अंदर मिलेगा। जल्दी से लिख लीजिए, आई थिंक लिख लिया होगा, इतना समय दिया है 15-10 मिनट से इसी स्लाइड पे हूं, तो कब का लिख लिया होगा? जल्दी से 1 मिनट में लिख लीजिए, जल्दी से 1 मिनट में लिख लीजिए। आज मैं क्लास को 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा। देखो मैं बहुत दिन बाद एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है? कल मैंने एक्सटेंड नहीं की थी, आज हो सकता है क्लास 15 मिनट एक्सटेंड हो, तो मेंटली तैयार रहिएगा, परेशान मत होइएगा। कल देखो मैं तुम्हें कितने सारे सामान दे रहा हूं, टाइम टेबल दे रहा हूं, ठीक है, और क्या दे रहा हूं, बोर्ड वाला वीडियो भी दे रहा हूं, वन शॉट पे भी काम कर रहा हूं। तो मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूं तो थोड़ा 15 मिनट तो दे देना यार। जल्दी से लिख लीजिए। तो यूप्लॉइडी का पहला टाइप पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी का पहला टाइप पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी का पहला टाइप पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी का पहला टाइप पॉलीप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी का दूसरा टाइप, यूप्लॉइडी का दूसरा टाइप, दूसरा टाइप, दूसरा टाइप आपका हो गया हैप्लॉइडी। दूसरा टाइप जो हो गया आपका हैप्लॉइडी। तो जहां कंडीशन प्लांट में पॉलीप्लॉइड मिलती है वहां थोड़ा फ्रूट का साइज बढ़ जाता है, स्टेम की थिकनेस बढ़ जाती है, बट ये किताब में लिखा नहीं है। लीफ का साइज बढ़ जाता है, स्टेम की थिकनेस बढ़ जाती है, लीफ का साइज बढ़ जाता है, फ्रूट का साइज बढ़ जाता है, ठीक, पर ये किताब में नहीं लिखा है। हैप्लॉइडी, हैप्लॉइडी सिंपल है भाई। अगर 2n = 10 है तो बताओ हैप्लॉइडी, हैप्लॉइडी। अब यहां क्रोमोसोम का लॉस होगा तो एक बारी में कितने जाएंगे? बताओ लिख के, एक बारी में कितने जाएंगे? 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 एक बारी में 5 जाएंगे, एक बारी में 5 जाएंगे। तो यहां से जो हैप्लॉइड बनेगा वो आपका बनेगा 5। तो ये आपका हो गया हैप्लॉइडी, ये आपका हो गया हैप्लॉइडी। आ गया होगा समझ में? अरे आ गया होगा समझ में। तो एक बारी में 5 जाएंगे, एक बारी में 5 जाएंगे, आएंगे भी 5 जाएंगे भी 5, आएंगे भी 5 जाएंगे भी 5। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2n20 है तो इसका हैप्लॉइडी क्या होगा? भैया सिंपल है, इसका जो हैप्लॉइडी होगा वो आपका होगा 10, वो आपका होगा 10। तो
तो यहां सेट में जाएंगे, पॉलीप्लॉइड में सेट में आएंगे, हैप्लॉइडी में सेट में जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी में सेट में आएंगे। तो पॉलीप्लॉइडी और हैप्लॉइडी टाइप्स हैं यूप्लॉइडी के। यूप्लॉइडी के दो टाइप्स हैं, पॉलीप्लॉइडी और हैप्लॉइडी। ठीक है, तो आपका दो टाइप हो गए, एक था एन्यूप्लॉइडी, दूसरा था यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में सेट में नहीं आते, सेट में नहीं जाते, एक दो का खेल है। यूप्लॉइडी में सेट में आएंगे, सेट में जाएंगे। सेट में आए तो पॉलीप्लॉइडी, सेट में गए तो आप इसको बोलेंगे हैप्लॉइडी। तो बच्चों पॉलीप्लॉइड जो होता है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से भी हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। पॉलीप्लॉइडी जो है वो आपका, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन की वजह से भी हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसको भी याद रखिएगा कि क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाए, एक सेल में क्रोमोसोम के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो पॉलीप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो आपका यहां पे ये खत्म हुआ। अब आप अपने घर में जब जाएंगे, मतलब घर में तो है ही, अब आप ये पूरा पढ़ लेना एनसीईआरटी से, यहां से लेके यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक, मैं आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया है। ठीक, अगर मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाता, तो आप देखिए म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है, तो आपको यहां फंस जाते, आप यहां फंस जाते। इसलिए मैं पहले इसको खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा। ये खत्म हो गया तो म्यूटेशन तो फिर औपचारिकता रह जाएगी, पेडिग्री और फिर लिंकेज पता होना चाहिए ना कि ऐसा, मतलब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। एक चीज और है इसके अंदर, एक चीज और है यहां पर, इसको समझिएगा। ये किताब में नहीं दिया है, ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आपका किताब में नहीं दिया है, तो इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। बच्चों एक प्लांट है जिसका नाम है ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल। ठीक है, एक प्लांट है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? ट्रिटिकेल। हमने दो प्लांट लिए, एक तो हमने लिया वीट, वीट प्लांट की जो वैरायटी ली उसको बोला ट्रिटिकम ड्यूरम, और दूसरा प्लांट लिया हमने राई। राई प्लांट में क्रोमोसोम है 2n = 14 और ट्रिटिकम प्लांट के अंदर क्रोमोसोम है 4n = 28। इन दोनों प्लांट का क्रॉस करवाया, हमने करवाया, नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियल है, हमने करवाया। हमने दो प्लांट लिए, हमने दो प्लांट लिए, एक हमने लिया राई, एक हमने लिया ट्रिटिकम। आउट ऑफ एनसीईआरटी, ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। राई में क्रोमोसोम है 2n = 14 और ये है 4n = 28। तो बच्चों यहां से जो हैप्लॉइड कंडीशन आई वो आपकी I7, वो आपकी I7। यहां से जो कंडीशन आई 2n वो आपकी I14, वो आपकी I14। बिल्कुल सही है। अब आपने इसके बीच में, अब आपने इसके बीच में यहां से आया 14, यहां से आया 7। अब जब आपने इसका करवाया तो आपको मिला 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड, आपको मिला 7 + 14 और इसको आपका आया 21। अब 21 क्रोमोसोम है, मतलब ऑड है, ऑड है मतलब स्टेराइल है, ऑड है, ऑड क्रोमोसोम है, ऑड नंबर है। किसका ऑड नंबर है? क्रोमोसोम का। इसका मतलब ये आपका स्टेराइल है। तो बच्चों एक चीज होती है, एक चीज होती है, आपने हो सकता है नाम सुना हो 11वीं क्लास में, जिसको आप बोलते हैं कॉलचीसीन, जिसका आपने नाम सुना होगा छोटी क्लास में, कॉलचीसीन। कॉलचीसीन एक केमिकल है। कॉलचीसीन क्या करता है? कॉलचीसीन क्रोमोसोम के नंबर को डबल करता है। तो ये सब हम करवा रहे हैं लैब के अंदर।
कॉल्चिसिन जो होता है वो क्रोमोसोम के नंबर को डबल करता है। अगर ये क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेगा तो 3n की जगह आपका हो जाएगा 6n और 21 की जगह आपका हो जाएगा 42। तो 6n 42। अब जो चीज तैयार हुई उसको आप बोलते हैं हेक्साप्लॉइड और इसका नाम है ट्रिटिकेल। इसका नाम है ट्रिटिकेल और ये आपका है पॉलीप्लॉइड। ये है आपका पॉलीप्लॉइड। तो मैंने पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल बताया। यहां क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, यहां पर आपका जो क्रोमोसोम है उसका जो नंबर है वो आपका इवन है। अगर इवन है तो मतलब ये आपका फर्टाइल है। ये आपका फर्टाइल है। फिर से देखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड। तो ये चीज साइंटिस्ट ने लैब में बैठ के बनाई। उन्होंने राई ली, उन्होंने वीट की वैरायटी ली ट्रिटिकम ड्यूरम। इसमें क्रोमोसोम नंबर है 7, इसमें है 14, 14 से गए गैमेट में 7, यहां गए, इसका हैप्लॉइड क्या होगा 14, तो ये मेरा 3n इज इक्वल टू 21। क्रोमोसोम का नंबर ऑड है इसलिए ये स्टेराइल है। आपने एक केमिकल डाला जिसका नाम है कॉल्चिसिन, ये क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर देता है, क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर देता है और 6n हो गया, 3n का 6n, 21 का 42, ये हेक्साप्लॉइड हो गया। ये जो चीज बनी इन दोनों के मिलने से उसको बोलते हैं ट्रिटिकेल, उसको बोलते हैं ट्रिटिकेल। ये पॉलीप्लॉइड है, फर्टाइल है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इवन है। आपने बनाया, इसको बोलते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का टाइप एलोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का टाइप एलोपॉलीप्लॉइडी। तो एलोपॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल हो गया ट्रिटिकेल। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एलोपॉलीप्लॉइड समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। जल्दी से यस लिखिए। हाँ 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट होता है लिलिएसी फैमिली का, वहां से एल्कलॉइड निकाला जाते हैं, कॉल्चिसिन। जल्दी से यस लिखिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इसके टाइप होते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, बट अपने को पढ़ने नहीं है। एलो पॉलीप्लॉइडी आपको बताया है, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो आपको बता दिया। नहीं इंपॉर्टेंट अब नीट में नहीं आएगा, बहुत पहले कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी नहीं आएगा। आज तो बस बता दिया आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा पॉलीप्लॉइड का। जल्दी से 1 मिनट में लिख लीजिए, 1 मिनट में लिख लीजिए। एक पॉलीप्लॉइड से एक क्रॉप बनाई गई, प्लांट बनाया गया जिसका नाम है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 42 होता है। ट्रिटिकेल कैसे बनाई गई? 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करा के। 2 प्लांट के बीच में क्रॉस जब कराया जाता है इसको एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। राई में थे 14, यहां से आया 7, यहां था 28, यहां से आया 14,
दोनों का क्रॉस करवाया तो 3n, 3n इज इक्वल टू 7 प्लस 14 21, 21 ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसलिए ये स्टेराइल है। कॉल्चिसिन डाला तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया 6n 42 हेक्साप्लॉइड। तो ये आपको मैंने बताया है। लिख बेटा जल्दी लिख, जल्दी, शाबाश। याद है यहां शुरू में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया था प्लियोट्रॉपी, जहां फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था फिनाइल कीटोन्यूरिया तो बहुत आगे पढ़ाया जाता है, देखो बहुत आगे पढ़ाया जाता है डिसऑर्डर में। तो आज वो समय आ गया, उसके बारे में जानने का समय आ गया। डन 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 डारा। ये है आज का टॉपिक, नया टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आप पढ़ चुके हैं कल, जो आप कल पढ़ चुके हैं। और दूसरे होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आप आज पढ़ेंगे, जो आप आज पढ़ेंगे, जो आप आज पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये आप कल पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। फाइनली मैं अनब्लॉक हो गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चेंज, चेंज किसकी वजह से आता है, म्यूटेशन। ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन। अब समझिएगा बच्चों, मजे की बात बताओ तुम्हें, मजे की बात। तुम सोचते होंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। मेरे शरीर में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए, 46 से 47 हो गया ट्राइसोमी, 48 हो गया टेट्रासोमी। क्रोमोसोम के नंबर घट गए, 45 हो गया मोनोसोमी, 2 घट गए नल्लीसोमी। ये सब म्यूटेशन है, ये सब म्यूटेशन है, ये सब म्यूटेशन है। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या कम होना, इसके पीछे म्यूटेशन है, ये सब म्यूटेशन है। एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी सब म्यूटेशन के अंदर आता है। क्रोमोसोम के नंबर बढ़ना, क्रोमोसोम के नंबर कम होना, ये सब आपका म्यूटेशन के अंदर आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो म्यूटेशन बहुत तरीके की होती है, म्यूटेशन बहुत तरीके की होती है। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, म्यूटेशन है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, यह भी म्यूटेशन है, यह भी म्यूटेशन है। ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन, ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन। समझिएगा, क्रोमोसोम मैं आपको म्यूटेशन में पढ़ाऊंगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया, म्यूटेशन। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया, म्यूटेशन। और क्रोमोसोम का नंबर आप पढ़ चुके हो, इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया, म्यूटेशन। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया, म्यूटेशन। जीन में चेंज आया, चेंज, म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक जीन में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गई। अगर वो जीन नॉर्मल है तो वो जीन क्या सिंथेसिस करेगा, वो जीन आपका सिंथेसिस करेगा नॉर्मल प्रोटीन। अगर एक जीन मेरे शरीर में नॉर्मल है तो वो जीन सिंथेसिस करेगा मेरे शरीर में कैसा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और प्रोटीन को मैं क्या बोल रहा हूं, एंजाइम बोल रहा हूं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन में चेंज आया, तो ये तो नॉर्मल जीन है, इसमें चेंज नहीं आया। ये जीन एबनॉर्मल है, इसमें म्यूटेशन हुई, इसका मतलब इसमें क्या आया, इसमें चेंज आया। तो अगर जीन में चेंज आया तो आपका जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन कैसा बनेगा,
वो प्रोटीन बनेगा एबनॉर्मल प्रोटीन। तो जीन में चेंज आने की वजह से अब शरीर में वो प्रोटीन नहीं बन रहा जो पहले बनता था, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पर्टिकुलर जीन कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा। जीन की डेफिनेशन ही यही है कि डीएनए का वो टुकड़ा, डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बना देता है उसको जीन बोलते हैं। एक जीन नॉर्मल है, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे शरीर में नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। अगर उस जीन में चेंज आ गया तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। तो ये आपको समझ में आया। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट, ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन। दूसरा, दीज डिसऑर्डर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। दीज डिसऑर्डर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। दीज डिसऑर्डर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इट मीन्स these disorder transmit or inherit from parent to offspring। बच्चों, आप बड़े और छोटे प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते थे। बड़ा प्लांट पेरेंट था, छोटा प्लांट पेरेंट था। इनसे जो बेबी बच्चा पैदा होता था वो टॉल पैदा होता था। तो टॉल ट्रेट कहां से आई? टॉल क्या है? ऑफस्प्रिंग है। कहां से आया? पेरेंट से आया। देखिए, टॉल पेरेंट, ड्वार्फ पेरेंट, ये है पेरेंट। इनमें शादी करवाई तो बच्चा हुआ। तो ये बच्चा कैसा हुआ? टॉल हुआ। तो इस बच्चे में टॉल वाली ट्रेट कहां से आई? इस पेरेंट से आई। मतलब क्या फॉलो किया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि ये डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो कि मेंडल का लॉ कहता था। मेंडल के लॉ क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि बड़े और छोटे प्लांट के बीच में आप क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होगा। बड़ा ट्रेट बड़े वाले पेरेंट से आया, मतलब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये डिसऑर्डर जो होंगे ये ठीक मेंडल के लॉ फॉलो करेंगे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। नहीं, ब्लेंडिंग की बात यहां मत करो अभी। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए फटाफट। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप लोग यस लिखिए। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। दिस डिसऑर्डर कैन बी स्टडीड और ट्रेस बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो यहां आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब मैं आपको पेडिग्री पढ़ाऊंगा। पेडिग्री एनालिसिस पूरा अलग टॉपिक है, तो ये लाइन मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, नहीं तो मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा। ये लाइन देखिए, पेडिग्री एनालिसिस पूरा का पूरा टॉपिक है। ये डायग्राम देखिए, पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस अलग टॉपिक है। तो ये लाइन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक क्लास का वेट करना पड़ेगा। अगली क्लास में समझा दूंगा। इन डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से पता लगा सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से पता लगा सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक बस खामोश पकड़ना, तब तक शांत रहना, हल्ला नहीं मचाना चैट बॉक्स में, ऐप में कि पेडिग्री एनालिसिस वाली लाइन समझ नहीं आई। बड़ी तकलीफ होती है फिर। अरे ठीक है, आर यू कंफर्टेबल गाइस? यस और नो? यस। तो इसके लिए आप वेट करना। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो पहला जो डिसऑर्डर आप पढ़ने जा रहे हैं, पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आप पढ़ने जा रहे हैं
उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ध्यान से समझिएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर को कंट्रोल करने वाला जीन किस क्रोमोसोम पर होता है? क्रोमोसोम नंबर 12। मेरे शरीर में जो क्रोमोसोम नंबर 12 है उस पर एक जीन प्रेजेंट है। अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन अब वो प्रोटीन नहीं बनाता जो पहले बनाता था। फिर से सुनिए, मेरे शरीर में क्रोमोसोम नंबर 12, अगर क्रोमोसोम नंबर 12 है तो मुझे बताइए क्रोमोसोम नंबर 12वां ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है? आप बोलेंगे ऑटोसोम है, तो मैंने यहां लिख दिया ऑटोसोमल। मेरे शरीर में क्रोमोसोम नंबर 12 पर जो जीन है, अगर वो नॉर्मल काम कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा होगा, तो मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी नहीं है। अगर वो जीन में म्यूटेशन हो गया तो अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा जो पहले बन रहा था, तो मुझे बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर से सुनिएगा, मेरे शरीर में आई एम नॉर्मल, हां मैं सच में नॉर्मल हूं, ठीक है। मेरे शरीर में जो क्रोमोसोम नंबर 12 है उस पर एक जीन है जो कि नॉर्मल काम करता है और एक नॉर्मल प्रोटीन बनाता है। अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए, उस जीन में चेंज हो जाए, तो अब वो प्रोटीन नहीं बना रहा जो वो पहले बनाता था, तो मैं अफेक्टेड हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर से सुनिएगा, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, ये आपका गौर फरमाइएगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 12 पर वो जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो बीमारी नहीं करेगा। अगर जीन में म्यूटेशन हो गई तो वो जीन रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा, तब वो बीमारी करेगा। इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम नंबर 12 पर वो जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं होगा। अगर वो जीन के अंदर चेंज आया, वो डोमिनेंट से रिसेसिव फॉर्म में आ गया, तो मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी होगी। मतलब ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल इसलिए है क्योंकि इस बीमारी को कंट्रोल करने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, और 12वां जो भी चीज 1 से लेके 44 के बीच में आती है वो ऑटोसोम होती है। और रिसेसिव डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि वो जीन डोमिनेंट कंडीशन में बीमारी नहीं करता, वो रिसेसिव कंडीशन में बीमारी करता है। समझ में आया? तो दीवाने यस लिख। अभी और अच्छे से आएगा, अभी जज मत करना, अभी और अच्छे से आएगा। धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा, धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा। अभी जज मत करना, धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा। देख, एग्जाम्पल से देख, ये कौन है? कैपिटल, मैंने ए क्यों लिखा? मैंने एक्स और वाई क्यों नहीं लिखा? मैंने ए क्यों लिखा? क्योंकि बीमारी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से नहीं है, ये बीमारी ऑटोसोम की वजह से है। कैपिटल ए कैसी कंडीशन है? ये कंडीशन है होमोजाइगस डोमिनेंट। बताओ, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो कंडीशन है ये है आपकी होमोजाइगस रिसेसिव। ये है आपकी होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर कोई पर्सन कैपिटल ए वाला है, अगर कोई पर्सन कैपिटल ए वाला है,
इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो बंदा नॉर्मल है, उसको बीमारी नहीं है। ये बंदा भी नॉर्मल है। ये एलील है, कैपिटल ए एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए एलील है, स्मॉल ए एलील है। एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है, दूसरे पे कैपिटल ए है, भैया नॉर्मल बंदा है। एक पर कैपिटल ए है, दूसरे पे स्मॉल ए है, नॉर्मल बंदा है। एक पे स्मॉल ए है, दूसरे पे स्मॉल ए है, ये बंदा कैसा है? ये बंदा है अफेक्टेड। अब आ गया होगा समझ में, अब आ गया होगा समझ में। अगर मेरे एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है और दूसरे पे उस जीन की दूसरी फॉर्म स्मॉल ए है तो मैं नॉर्मल हूं। अगर मेरे एक पे स्मॉल ए है, दूसरे पे स्मॉल ए है तो मैं अफेक्टेड हूं। मतलब इस बंदे को फिनाइल कीटोन्यूरिया है। अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो यस लिख, क्योंकि ये दोनों कंडीशन डोमिनेंट है। मतलब अगर मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है तो मेरे शरीर में या तो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है। किसी को अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा तो उसके शरीर में ये कंडीशन होगी। समझ में आ गया तो धड़ाधड़ यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर ये चीज समझ में आई तो फटाफट यस लिख दीजिए। अगर ये चीज समझ में आई तो फटाफट यस लिख दीजिए। तो अगर कोई बंदे को फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है, इसका मतलब जीन उसके शरीर में डोमिनेंट फॉर्म में है। उसके एक क्रोमोसोम पर उस जीन की एक फॉर्म कैपिटल ए है, उसी जीन की दूसरी फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है। मतलब ये बंदा नॉर्मल है क्योंकि ये कंडीशन डोमिनेंट है। कैपिटल टी भी टॉल होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है। अगर मेरे एक क्रोमोसोम पर एक जीन की फॉर्म कैपिटल ए है, मेरे दूसरे क्रोमोसोम पर उस जीन की फॉर्म स्मॉल ए है, तब भी एक्सप्रेस तो कैपिटल ए ही करेगा, एक्सप्रेस तो डोमिनेंट ही करेगा। तो यहां पे भी मैं नॉर्मल रहूंगा। अगर मेरे क्रोमोसोम पर एक जीन की एक फॉर्म स्मॉल ए है, उसी जीन की दूसरी फॉर्म स्मॉल ए है, मतलब रिसेसिव कंडीशन है, मतलब मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। इफ बोथ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस, 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 दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं। इसको मान लिया मेल पेरेंट और इसको मान लिया फीमेल पेरेंट। बताइए, आंसर दीजिए इसका। अरे 25 किसने लिखा सबसे पहले? रिहान ने लिखा। रिहान ने सबसे पहले 25 लिखा, उसके बाद तो भाई सबका 25। अरे दीवाने, अरे बहुत बढ़िया बाबा, ए दीवाने बहुत बढ़िया। मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर लिया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां से गैमेट क्या बनेंगे? यहां से गैमेट बनेंगे कैपिटल ए और यहां से बनेंगे स्मॉल ए। यहां से गैमेट बनेंगे कैपिटल ए और यहां से बनेंगे स्मॉल ए। तो बच्चों अब पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर पुनेट स्क्वायर से वो पुनीत याद आ गया। देखो भाई, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये मेल गैमेट को हमने यहां रख लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, फीमेल गैमेट को यहां रख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हमने यहां लिख दिया, ये हमने यहां लिख दिया। तो अब कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो बच्चों ये कैसा है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1/4 × 100। तो आपका आंसर गया 25%, 25%, 25%। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर मैं आपसे यहां पूछूं, इफ बोथ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं यहां पर चाइल्ड की जगह, अगर मैं यहां पर चाइल्ड की जगह मेल चाइल्ड कर दूं, अगर मैं यहां मेल चाइल्ड कर दूं तो क्या आंसर जाएगा? बताओ। अगर मैं यहां मेल चाइल्ड कर दूं, यहां मेल लिख दूं या फीमेल लिख दूं, यहां मैं मेल चाइल्ड कर दूं या फीमेल चाइल्ड कर दूं, तो आंसर क्या जाएगा? बताओ, बताइए। अगर मैं यहां पर
मेल चाइल्ड कर दूं या फीमेल चाइल्ड कर दूं तो आंसर क्या जाएगा? बताइए बताइए, तब आंसर क्या जाएगा? तब क्या आंसर जाएगा? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। तब आंसर क्या जाएगा? तो हमें यह नहीं पता होता, हमें यह नहीं पता होता कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि लड़का लड़की दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो उस केस में जो आंसर तुम्हारा आ रहा था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 1/8। आपका आंसर आएगा 1/8। तो उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए अगर यहां पर सिर्फ चाइल्ड है तो आंसर आएगा 1/4, लेकिन वो बच्चे का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 1/8। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो फटाफट यस लिखिए। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो फटाफट यस लिखिए। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, जल्दी से आप लोग यस लिखिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। लिख लीजिए, इसे कॉपी में लिख लीजिए, फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों वो जो डीपीपी आनी थी ना आपके पास, अभी वो डीपीपी नहीं आ पाई क्योंकि उसके अंदर 77 क्वेश्चन है। तो वो जो आपकी क्विज की फॉर्म में डीपीपी आती है, जो वहां पे वो टीचर सॉल्व करते हैं, तो 77 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है, फिर उसकी क्यूसी होती है, इसलिए उसकी डीपीपी आपको हो सकता है कल तक आए। तो अगर उसकी डीपीपी कल तक आएगी तो मेरा सॉल्यूशन जो आएगा वो एक दिन बाद आता है, तो मेरा सॉल्यूशन एक दिन बाद आएगा। तो उस 77 क्वेश्चन में मैंने पीवाई क्यू डाले हैं 10 साल के, ठीक है, जितना आपको पढ़ाया उसके पीवाई क्यू क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डीपीपी आएगी उसमें मैं ये डिसऑर्डर वगैरह इनके भी क्वेश्चन डाल दूंगा। उसमें मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक के क्वेश्चन डाले थे। तो मिलता रहेगा आपको, सब सब पाइपलाइन में सब चीजें हैं, बस तुम लगे रहना। मैं ये कह रहा था कि दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस है, ये देखिए होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, इसका गैमेट है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका गैमेट है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल से क्रॉस कराया तो स्मॉल ए आया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया तभी होगा जब रिसेसिव कंडीशन आएगी। रिसेसिव कंडीशन कितनी बार आई? एक बार आई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4 में से एक बच्चा, 1/4। बट वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 होगी, इसलिए मैंने 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर में आपका लेकर आया 1/8। जल्दी से नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए, नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए, नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए, जल्दी से डन लिख दीजिए। अगर नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए। बच्चों 2-3 टॉपिक ही रह गए, ज़्यादा नहीं बचा है चैप्टर में, और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से हम अभी तक आपको पढ़ाते हुए ला रहे हैं, जिस तरीके से इस चैप्टर को हमने बनाया, आपको लेके गए, हम उसी तरीके से चैप्टर की फिनिशिंग करें। जल्दबाजी में एक चैट में लिख रहा था और कितना टाइम लगेगा इस चैप्टर में, टाइम तो क्या है बेटा, आज ही खत्म कर सकते हैं चैप्टर, तो कल के लेक्चर में, परसों जब भी लेक्चर होगा उसमें खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं निपटा देना। हमने इस चैप्टर को बनाया है, मिलकर बनाया है, इतना अच्छा हम इसको लेकर आए हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सर पेडिग्री डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर और लिंकेज फटाफट 2 क्लास के अंदर निपटा दें और चैप्टर खत्म हो जाए? नहीं। तो हमें इस चैप्टर के लिए 21 लेक्चर दिए गए हैं और हम 21 लेक्चर, हम इसको 20 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, हम इसको 20 लेक्चर में क्वालिटी के साथ ख़त्म कर देंगे। और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहते होंगे कि सर जैसे चैप्टर आप बना के लाए हो, लिंकेज भी, पेडिग्री रह गया है, म्यूटेशन रह गया है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, एक आधा डिसऑर्डर रह गया है, तो इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग करिए।
क्योंकि इसमें टाइम लगता है और मॉलिक्यूलर में टाइम लगता है। मॉलिक्यूलर के बाद जो बाकी के जो चैप्टर हैं उनमें बिल्कुल टाइम लगता है, 3-3 4-4 लेक्चर में वो चैप्टर खत्म हो जाते हैं, वो इतने आसान चैप्टर हैं। तो आप भी शायद इसी चीज में बिलीव करते होंगे, क्वालिटी, कि सर भगाना नहीं, ऐसा नहीं कि निपटा दिया। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हर चैप्टर अलग अलग चैप्टर होते हैं, चैप्टर अलग होते हैं। ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, हमने अभी यकीन 1.0 के अंदर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ाया, 7 लेक्चर में खत्म हो गया। ठीक है, आपका सेल पढ़ाया 8 लेक्चर में खत्म हो गया। ठीक है, सेल साइकिल पढ़ाया 6 लेक्चर में खत्म हो गया। प्लांट किंगडम के 7 लेक्चर हो चुके हैं, 8वें लेक्चर में प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। लेकिन हर खेल एक जैसे नहीं होते, ये जेनेटिक्स है भाई। और तुम देख रहे हो किस तरीके से चैप्टर को लेकर आया जा रहा है, बात समझ रहे हो? क्योंकि तुम देख लो टॉपिक कैसे है, हर टॉपिक में एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हर टॉपिक में 3-3 4-4 बार समझाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई ये चैप्टर ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, समझ गए? तो जैसे आज हम ये पढ़ेंगे, तो अब ये डिसऑर्डर आज ये पूरे खत्म नहीं हो पाएंगे, तो थर्सडे की क्लास में ये और म्यूटेशन खत्म हो जाएगा। थर्सडे की क्लास में ये टॉपिक और म्यूटेशन खत्म हो जाएगा पूरा। फ्राइडे की क्लास में पेडिग्री एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक में जो 2 क्लासेस आएंगी वो लिंकेज में होंगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमें आज के बाद 4 लेक्चर और लगेंगे, आज के बाद 4 लेक्चर और लगेंगे। तो ये हमारा 15वां लेक्चर है, 16वां 17वां 18वां 19। तो 19 के लेक्चर में ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा क्लास लेने से पता है क्या होता है? ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं एक्स्ट्रा क्लास कहूँ कि भाई सैटरडे को लगा रहा हूँ, ये लो एक्स्ट्रा क्लास। बट बात ये है कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना खराब नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लेना भी खराब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 70% क्राउड इस बात को सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। 30% क्राउड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, और उसके पास अपना एक रीज़न भी होता है ना? उनको स्कूल का भी पढ़ना होता है ना? और फिर एक दिन उनके पास बचता है, उस दिन भी आप क्लास ले लोगे, संडे को हमारा टेस्ट हो जाता है, तो उनके अपने कुछ स्कूल के भी काम होते हैं, और पूरे हफ्ते वो जो पढ़ते हैं वो उसको रिकॉल करना चाहते हैं, उसको रिवीजन करना चाहते हैं। अगर आप सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो आपने जो 2 लेक्चर पढ़ाए थर्सडे फ्राइडे, हमें उसका रिवीजन कब करेंगे, फिर ऐसे करके सैटरडे का रिवीजन कब करेंगे, फिर स्कूल का काम, तो चीज़ें क्या हो जाती ना, लॉन्ग टर्म में चीज़ चलती नहीं है, हौच पौच हो जाती है। ठीक है, और स्टूडेंट 1 हफ्ते तक चुप रहेगा, 2 हफ्ते तक चुप रहेगा, फिर देयर इज बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड इज मोर डेंजरस देन रेन। ठीक है, तो इमोशंस लाइक रेन, इमोशंस क्या है? वो रेन की तरह होते हैं। दिमाग में कुछ चीज चल रही है, वो निकल जाए, बारिश हो जाए तो बढ़िया है, उसके बाद सनशाइन, बढ़िया से धूप निकलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और वो जो बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड वो तबाही लेकर आता है। इसलिए जितना मैं अवॉइड कर सकता हूं मैं अवॉइड करूंगा। मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा पूरे साल में, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। एक बार ली थी, वो इसलिए ली थी क्योंकि हमारी लेक्चर कैंसिल हुई थी। ठीक है, तो ये है कारण। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं है, जो हमारा सिलेबस एकदम सही चल रहा है, जरूरत नहीं है। ठीक है, जो डेडलाइन है सिलेबस कंप्लीट करने की, उससे पहले ही आपका सिलेबस खत्म करूंगा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होती, मुझे लगता कि बच्चे बहुत स्लो हैं, चीजों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको और ज्यादा स्लो करता, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती। बट आप लोग तो होशियार हो, तो एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत अभी नहीं है। आ जाइए, फिनाइल कीटोन्यूरिया को कंप्लीट करते हैं। अब आप देखिए, अब समझिए कि फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, यह समझिए। अफेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी नहीं है। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मेरे को फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी नहीं है, तो मेरे अंदर एक एंजाइम बनेगा जिसको आप बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस। ये मेरे एंजाइम एंजाइम बनेगा। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? इन नॉर्मल पर्सन एंजाइम
फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज फॉर्म्ड। तो एक नॉर्मल पर्सन मेरे को फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है, तो मेरे शरीर में एक एंजाइम बनेगा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। मैं नॉर्मल हूं, इसका मतलब या तो मैं कैपिटल ए हूं या फिर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए हूं। तो ये एंजाइम क्या करता है, रुको इसको मैं थोड़ा फिर से लिखता हूं, एक मिनट रुक जाओ। तो मुझे फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल पर्सन हूं। तो मेरे अंदर जो एंजाइम बनेगा इन नॉर्मल पर्सन, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फॉर्म्ड। तो मेरे अंदर ये एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम मेरे अंदर क्या करेगा, ये एंजाइम मेरे अंदर जो अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, उसको कन्वर्ट करेगा एक अमीनो एसिड में जिसका नाम है आपका टायरोसिन। तो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मुझे ये बीमारी नहीं है, मुझे ये फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी नहीं है। तो मेरे शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम मेरे शरीर में फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अफेक्टेड पर्सन जिसको ये बीमारी है उसके अंदर आपका ये जो एंजाइम होगा वो नहीं बनेगा, उसके अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होगा, क्योंकि ये बंदा कैसा है, ये बंदा है स्मॉल ए वाला। मैं कौन हूं, मैं या तो कैपिटल ए हूं या मैं कैपिटल ए स्मॉल ए हूं। तो बोला तो भैया ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो रही है, तो इस अमीनो एसिड मेरे अंदर बनेगी, इस अमीनो एसिड से कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। सो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो मेरे शरीर में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे ये बीमारी नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मल हूं, इसका मतलब मेरे अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है और ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। तो अगर मेरे शरीर में टायरोसिन है तो इस अमीनो एसिड से कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, लेकिन अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है उसमें फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाएगा जिसके लिए टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए होगी। इसका मतलब ये इनबॉर्न एरर है किसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। अरे किसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। क्योंकि भाई मुझे ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये एंजाइम मेरे अंदर फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा होगा। वो टायरोसिन किसी ना किसी प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो रही होगी, ठीक है। अगर मेरे को अफेक्टेड है, मेरे को फिनाइल कीटोन्यूरिया है, तो मेरे अंदर ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा। अगर जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो मेरे शरीर में फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं होगी, टायरोसिन में। तो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए मान लीजिए टायरोसिन अमीनो एसिड लगती होगी, तो टायरोसिन अमीनो एसिड तो अवेलेबल है ही नहीं, तो वो प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो बताओ, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुई तो किसका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। बॉडी के अंदर किसका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इंक्रीज, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इंक्रीज। शरीर में
फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, शरीर में फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। अगर ये चीज समझ में आई तो आप यस लिखिए, फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा और ये इतना बढ़ेगा कि ये खोपड़े में बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन कॉज मेंटल रिटार्डेशन, खोपड़े के अंदर मेंटल रिटार्डेशन। तो ये क्या क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन। तो मेरे शरीर में इतना ज्यादा फिनाइल एलेनिन बढ़ जाएगा कि वो मेरे खोपड़े में भी इकट्ठा हो जाएगा और मेरे यूरिन में भी आएगा। ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, मेरे यूरिन में भी आएगा, मेरे यूरिन में भी आएगा। तो इसकी सिम्टम्स क्या हुई? पहली सिम्टम्स हुई मेंटल रिटार्डेशन, दूसरी सिम्टम्स हुई डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर उड़ेगा। डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर उड़ेगा। डीपिगमेंटेशन, पिगमेंट गायब हो जाएगा हेयर से। और क्या सिम्टम्स हुई? और आपकी हुई डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन का भी कलर उड़ेगा, स्किन का भी कलर उड़ेगा। तो कितनी सिम्टम्स होगी? पहली, दूसरी और तीसरी। तो मेरे शरीर में फिनाइल एलेनिन इंक्रीज होगा और फिनाइल एलेनिन और किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसको किताब में लिखा हुआ है फिनाइल पायरिक एसिड, जिसको किताब में लिखा हुआ है फिनाइल पायरिक एसिड, फिनाइल पायरिक एसिड। सो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड फिनाइल पायरिक एसिड, फिनाइल पायरिक एसिड, फिनाइल पायरिक एसिड फिनाइल एलेनिन का ही डेरिवेटिव है। फिनाइल पायरिक एसिड फिनाइल एलेनिन का ही डेरिवेटिव है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड फिनाइल पायरिक एसिड इंक्रीज, इतना बढ़ेगा, खोपड़े में बढ़ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। इतना बढ़ेगा कि यूरिन में भी बाहर आने लगेगा, पेशाब में बाहर आने लगेगा। ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। मेंटल रिटार्डेशन हुआ, हेयर के पिगमेंट गायब हो गया, स्किन का पिगमेंट गायब हो गया। तो वन जीन, एक जीन के सही तरीके से काम ना करने की वजह से मुझे मेंटल रिटार्डेशन हुआ, मुझे डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर हुआ, मुझे डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन हुआ। वन जीन कंट्रोल मैनी इफेक्ट, वन जीन कंट्रोल मैनी इफेक्ट, वन जीन कंट्रोल मैनी इफेक्ट। सो इट इज एग्जांपल ऑफ, नमक का कर्ज अदा कीजिए। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन इफेक्ट, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। सो इट इज एग्जांपल ऑफ, लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा तुम लिखोगे। सो इट इज एग्जांपल ऑफ, सो इट इज एग्जांपल ऑफ, सो इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। बोला था ना खेल बड़ा है। वहां इस चीज को समझा नहीं सकते थे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है। आपको बताया था कि आगे बताऊंगा। तो जब टीचर आपसे कहे कि बेटा वेट कर, इसको आने वाले लेक्चर में बताएंगे, तो पेशेंस रखना, वेट करना। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। अब आप देखिए कितना अच्छे से इंट्रोड्यूस किया फिनाइल कीटोन्यूरिया को प्लियोट्रॉपी के साथ, लेकिन वहां पर इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। वहां इंट्रोड्यूस करता, बस समझ आता नहीं, बस वहां कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, चैप्टर से विश्वास उठ जाता। सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ये आपको समझ में आ गया। तो हमने एक डिसऑर्डर क्वालिटी के साथ खत्म किया, हमने एक डिसऑर्डर क्वालिटी के साथ खत्म किया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए। सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, वन जीन कंट्रोल, जल्दी से लिख लीजिए। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन इफेक्ट, लिख लीजिए।
आज देखो पीडब्ल्यू ने मेरे लिए क्या भेजा है। जब कभी ऐसी चीजें आती है ना, ऑफिस से आती, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तो ऑफिस जाते ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही काम करते हैं, तो घर पे ही रहते हैं, है ना। ये अपना कमरा है, नीचे यहाँ पर चटाई बिछी हुई है, उस पर कंबल बिछा हुआ है, यहीं पे बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ। ये पढ़ना पड़ता है एक लेक्चर को, ये बढ़िया लेक्चर देने के लिए ऐसे नहीं है कि आँख खुली, उठा, आलू पराठा खाया और आ गए। तुमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर ऑफलाइन में होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप समझ रहे हो। ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, सुनिएगा, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो मैं बच्चों को सामने बोल सकता हूँ, उनके चेहरे देखकर मुझे पता चल जाएगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मैं उनको बोल सकता हूँ बेटा वेट कर, 15 मिनट बाद समझ में आएगा, 15 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, तो बच्चा वेट करेगा, हाँ सर 15 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे सामने बैठा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और 15 मिनट तक यही ना पता चले कि पढ़ा क्या रहा है, यहां पर जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसको 1 या 1.5 मिनट, यही है स्टूडेंट का इलास्टिक पॉइंट, 1, 1.5 या 2 मिनट के अंदर उसे समझ नहीं आया तो वो स्पैमिंग करना शुरू कर देगा, कौन टीचर है, मतलब टीचर का कैरियर ही खत्म कर देगा स्टूडेंट। क्योंकि यहां आप कैसे रोकोगे, इतना सारा क्राउड है। तो यहां आपको ऐसे शब्दों में चीजों को डिलीवर करना है कि कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसको आप समझा ना पाए उस मूवमेंट पर। लिमिटेड वर्ड्स में आपको चीजों को समझाना है, अच्छे से समझाना है, सिलेबस भी खत्म करना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बात समझ रहे हो, पढ़ना पड़ता है अच्छे से एकदम, कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। तो यहां अपन पढ़ते हैं, यहीं अपन सो जाते हैं। तो ये हमारे लिए पीडब्ल्यू ने ये भेजा है। ये बताओ क्या है, ये है टैब है बेटा। अब इस पे वीडियो बनाया करूंगा तुम लोगों के लिए, डीपीपी सॉल्यूशन की वीडियो बनाया करूंगा। तो अभी तुम्हारे पास बोर्ड वाली वीडियो आती है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस से तुम्हारे पास टैब वाली वीडियो आएगी। तो अच्छा लगता है, ये सब चीजें आती हैं तो मन करता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि टीचर भी बहुत पढ़ता है बेटा, तुम भी बहुत पढ़ो, समझ रहे हो। तो हमें तो 13 साल हो गए, फिर भी पढ़ाई करनी पड़ती है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो तुम भी खूब सारी मेहनत किया करो, खूब सारा तुम भी पढ़ा करो, समझ गए। इसको मोटिवेशन के तौर पे लेना, ठीक है। अबे टीचर पढ़ रहा है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, अबे उसे पढ़ने दे। अरे दीवाने, ठीक है, लिख ले भाई, इसको लिख ले, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले। थैंक यू भाई, थैंक यू। डन 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 डारा। एप्पल नहीं है वे, एप्पल नहीं है, टैब है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द कॉस्ट, बट वो प्यार से भेजा, ये मैटर करता है। लिख लिया जी। डन 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 डारा। लव यू, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। अगला डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बाद पढ़ा जाता है सिकल सेल अनीमिया। तो अगला जो है आपका, वो है आपका हीमोफीलिया। तो देखते हैं हम कहां तक इसको खत्म कर पाते हैं, कहां तक हम इसको खत्म कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हीमोफीलिया, शुरू करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आ जाओ। तो आज क्लास 6 बजे तक होगी, आज क्लास 6 बजे तक होगी। ब्रांड पूछ रहा है, ब्रांड सिंस 1951। आ जाओ। कभी कभी पोस्ट
लैंडमार्क। आ जाओ, तो नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 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 कैसा डिसऑर्डर है? पहला पॉइंट, हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? पहले ये पॉइंट समझते हैं, फिर बताऊंगा हीमोफीलिया है क्या। कहीं पर अगर कट लग गया तो ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहता रहेगा। बहती हवा सा था वो, जाओ उसे ढूंढो कहां चला गया, बहती हवा सा था। अगर यहां ब्लीडिंग, कट लग गया, कहीं पे भी कट लग गया तो ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं, ये देसी भाषा में बताया, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हे हीमोफीलिया, तू कैसा डिसऑर्डर है? तो ये कहता है कि मैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हूं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अगर ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, इसका मतलब इसको कंट्रोल करने वाला जीन ऑटोसोम पे नहीं होगा, इसको कंट्रोल करने वाला जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। इसको कंट्रोल करने वाला जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। तो दिस डिसऑर्डर कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड उदय, कंट्रोल्ड बाय gene present on sex chromosome, present on sex chromosome। सर सेक्स क्रोमोसोम तो दो टाइप के होते हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। तो कौन से सेक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होगा? अरे वो एक्स क्रोमोसोम पर होगा। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसको कंट्रोल करने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा, वाई पर नहीं होगा, एक्स पर होगा। वो जीन किस कंडीशन में होगा? सर वो जीन किस कंडीशन में बीमारी करेगा? डोमिनेंट फॉर्म में या रिसेसिव फॉर्म में? वो जीन बीमारी करेगा रिसेसिव फॉर्म में। इसका मतलब ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये आपका एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया पर कोई क्वेश्चन नहीं करना घर में, क्योंकि हीमोफीलिया यहां खत्म नहीं हो पाएगा। अगली क्लास में इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अगर पापा को हीमोफीलिया है, मम्मी को हीमोफीलिया नहीं है, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अगर मम्मी को हीमोफीलिया है, बच्चे पापा को नहीं है, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल मत करना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मत करना। तुम्हें अगर घर पे पढ़ना है तो सिर्फ फिनाइल कीटोन्यूरिया तक पढ़ना, इसके आगे तुम नहीं पढ़ना, नहीं तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। पहले बता रहा हूं, ठीक है? मैं कराऊंगा, पहले मैं कराऊंगा तब करना। यह बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इस बीमारी को कंट्रोल करने वाला जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, सेक्स में भी एक्स क्रोमोसोम पर है। और किस कंडीशन में बीमारी करता है? रिसेसिव कंडीशन में बीमारी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर एक्स एक्स है, एक्स एक्स का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल बंदी जो होती है, नॉर्मल बंदी वो कैसी होती है? वो एक्स एक्स होती है। एक नॉर्मल बंदा, हम सब नॉर्मल बंदे हैं, तो बंदा कैसा होगा? एक्स वाई होगा। बिल्कुल सही है। अगर मुझे हीमोफीलिया है तो मैंने एक्स पे छोटा एच लिखा, मैंने एक्स पे छोटा एच लिखा, बड़ा एच नहीं लिखा। छोटा एच का मतलब होता है, छोटा एच का मतलब क्या होता है? छोटा एच का मतलब क्या होता है? अरे हर्ष, थोड़ा ढंग का लिखो बेटा, अभी ब्लॉक करवा दिए जाएंगे, समझ रहे हो? हमेशा के लिए सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 2 मिनट में सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा। वो तो क्या है, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, ब्लॉक करने पे। बात समझ रहे हो? बस मेरा मूड होना चाहिए, मूड होगा तो फिर सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। बात समझ रहे हो? लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बात समझ रहे हो? क्योंकि पढ़ाना भी होता है, ठीक है? तो यहां पूरा का पूरा ध्यान रखो। अब मैं यहां से बोलूं, बैच मैनेजर को कहूं हर्ष का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, तो भाई ये तो गलत बात है ना। हर्ष पढ़ाई कैसे करेगा? उसको पढ़ाई कैसे करेगा? उसको स्कूल जाना है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? वो हीमोफीलिया कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना वो, उसका पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। उसको फिर से 3-4 हज़ार रुपये दे के दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ेगा, फिर डबल पैसा लेना पड़ेगा। तो ये तो गलत है ना। तो क्यों किसी को ब्लॉक करवाना, क्यों किसी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाना? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को, स्टूडेंट को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आओ बेटा यहां देखो, यहां देखो।
तो कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, बैच मैनेजर साहब कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, सारे बच्चे अनब्लॉक रहेंगे। आओ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आओ, थोड़ा बहुत तो एंजॉयमेंट मांगता है, थोड़ा बहुत तो खेलना मांगता है, आ जाओ। तो एक्स वाई नॉर्मल मेल है, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, एक्स, अरे इस बात समझो यार, जैसे मैं ऐप में जाता हूं, वहां अलग ही तरह की चैट चल रही होती है। अब सॉल्यूशन ये थोड़ी ना है यार कि मैं नाम इकट्ठे करूं, है, अरे मैं रात में रोटी दाल खाऊंगा या मैं नाम इकट्ठे करके लिस्ट बनाऊंगा, इन्हें ब्लॉक कर दो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेट देम एंजॉय, ठीक है। एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एच वाई, सर ये एच वाई पर क्यों नहीं लिखा, एक्स पे क्यों लिखा? अरे क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। सर ये छोटा एच क्यों लिखा, बड़ा एच क्यों नहीं लिखा? अरे छोटा एच रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव कंडीशन को, इसका मतलब ये जो है ये है आपका अफेक्टेड मेल, ये है आपका अफेक्टेड मेल, ये है आपका अफेक्टेड मेल। अब बताओ ये बंदी कैसी है, ये बंदी कैसी है? ये बंदी अच्छी नहीं है। क्या हो गया है इस बंदी को? ये बंदी अफेक्टेड हो गई है। सर इसके दोनों एक्स पे एच लिखा तो ये अफेक्टेड हुई, हां, तो सर मेरे वाई पर भी एच लिख दो। अबे वाई पर एच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बीमारी को कंट्रोल करने वाला जीन एक्स लिंक्ड है, वो एक्स क्रोमोसोम पर है, वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। तो सर फीमेल अफेक्टेड तब होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला जीन होगा। हां, यहां भी एच और यहां भी एच, लेकिन इस केस में बंदी कैसी होगी? इस केस में बंदी होगी कैरियर। कैरियर को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, मतलब इसको हीमोफीलिया नहीं है, बट इसकी शादी किसके साथ होती है और फिर देखेंगे कि ये किसी बच्चे को अफेक्ट करती है नहीं करती है। इसके अंदर हीमोफिलिक जीन है, ये इस बीमारी को किसी दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि इसकी शादी किस बंदे से होती है। तो एक्स एच एक्स कैरियर फीमेल होती है, एक्स एच अफेक्टेड फीमेल होता है, सॉरी अफेक्टेड फीमेल होती है, एक्स एच वाई अफेक्टेड मेल होता है। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, गॉड ब्लेस यू। ये चीज समझ में आए, एक लिख रहा है 4 मिनट लेफ्ट, अरे दीवाने वक्त का तो तू बहुत पाबंद आदमी है बताए नहीं कभी। हाँ, ये चीज समझ में आए तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। अगर ये चीज समझ में आई तो आप फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। तो ये चीज आपके समझ में आ गई, ये चीज आपके समझ में आ गई है अच्छे से, तो ये चीज आपके समझ में आ गई है अच्छे से। व्हाट इज हीमोफीलिया? ब्लीडर डिजीज क्या होती है, क्यों होती है, हीमोफीलिया के टाइप क्या हैं? आप खुद देखिए, मोर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में ज्यादा, सॉरी मोर कॉमन इन मेल, ये अभी नहीं बताऊंगा कि मोर कॉमन इन मेल, ये नेक्स्ट मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप खुद देख लीजिए ये ज्यादा कॉमनली कहां मिलेगी, ज्यादा कॉमनली कहां मिलेगी, मेल में मिलेगी, क्योंकि फीमेल के तो दोनों एक्स पे एच होगा तब वो अफेक्टेड होगी, मेल पे तो अगर एक पे भी होगा तो निपटेगा, मतलब अफेक्टेड होगा। यहां अगर एक पर होगा तो कैरियर होगी, मेल में ये ज्यादा कॉमन है। क्यों है? वाई, वाई इसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये रॉयल डिजीज क्यों है? जवाब दिया जाएगा। हीमोफीलिया क्या है? बताया जाएगा। क्यों होता है? बताया जाएगा। यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर पापा हीमोफीलिया है, माताजी नॉर्मल है, तो बच्चे कैसे होंगे और उन बच्चे के बच्चे कैसे होंगे। अगर माताजी को हीमोफीलिया है, बापू नॉर्मल है, यहां बापू कैसा है? यहां बापू हानिकारक है, तो यहां बच्चे कैसे होंगे, ग्रैंडसन कैसी होगी, ग्रैंड डॉटर कैसी होगी, ये आपको बताया जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे छोटे भाई बहनों। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो दिल बना दीजिए, 15 मिनट वाला टाइम कैंसिल, क्योंकि सीन 15 मिनट में नहीं बन पाएगा, खेल अधूरा रह जाएगा और अधूरा खेल हमेशा
तकलीफ देता है, तो 15 मिनट वाली क्लास का प्लान कैंसिल, क्योंकि 15 मिनट में मज़ा नहीं आएगा। जिस काम में मज़ा ही नहीं है उस काम को शुरू मत करो, और काम को शुरू करो तो फिर तो मज़ा मांगता है बाबा। समझ में आया तो हमारे सम्मान में सभी लोग दिल बना दीजिए, फटाफट सभी लोग दिल बना दीजिए। अगर क्लास समझ में आई, अच्छा लगा, तो जल्दी से दिल बना दीजिए। बस अब ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं बचा है, इस चैप्टर का समय आ गया है। इस चैप्टर को ख़त्म होना होगा, इस चैप्टर को जाना होगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना। पूरे साल जब तक नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट तब तक तो स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ है, भाई फिर आएगा। थैंक यू।